नमस्कार सभी को। बहुत बहुत सभी का स्वागत आज के इस ध्यान सत्र में। आज भी कुछ फोन कॉल्स आए थे और मैंने उन्हें पीसीएस में ऐड किया था। पता नहीं मुझे उन्होंने ज्वाइन किया है कि नहीं। आ, तो आज का हमारा सेशन है वो हमने इसलिए टॉपिक लिया है कि बहुत सारे नए लोगों ने ज्वाइन किया है और जो पहले से कर रहे हैं उनके भी बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं, वो पूछते भी नहीं है और अगर उनसे कोई पूछे तो उन्हें उसका जवाब भी नहीं आता है। तो इसीलिए हम उस साइंस को दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी होगी तभी आप किसी और को बता पाओगे। तो वो सारी चीजें हम आज एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने, इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, किसी को अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है जब तक मैं प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ तो आप कर सकते हैं। यस, नजर आ रही है, स्लाइड्स नजर आ रही हैं। यस। हाँ, ये सेशन ये पीसीएस पे हो रहा है क्या? हाँ जी, लाइव है। तो फ्रेंड्स, आज साइंस ऑफ मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं वो एनर्जी साइंस है। कि हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा शरीर किस तरह की ऊर्जा से काम करता है, वो ऊर्जा कम कैसे होती है, बढ़ती कैसे है। ये सब चीजों की हमें समझ होनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा से ही हम चलते हैं, ऊर्जा से ही हम बने हुए हैं और हमारी ऊर्जा कम हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो क्यों ना इस ऊर्जा विज्ञान को हम अच्छी तरह से समझें। तो हमें इस ऊर्जा विज्ञान को समझना है और ये ऊर्जा हमें मिलती कहाँ से है उसे जानना है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है ऊर्जा अपनी बचाने की, बढ़ाने की और सही जगह पर लगाने की, तो उसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है हमारा आसन, पोस्चर हमारा कैसा है। हम चाहें तो जमीन पे बैठ सकते हैं, लेकिन आजकल ज्यादा लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते हैं। तो आप इस तरह से चेयर पे बैठ सकते हैं, आप पलंग पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको नीचे जमीन पर ही बैठकर ध्यान करना है, आपको कंफर्टेबल पोस्चर में रहना है। वो कंफर्टेबल पोस्चर कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कंफर्टेबली बैठना है, पाँव क्रॉस करने हैं अपने, अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाना है और आंखें बंद करनी है। ये चीजें करने से आप अपने एनर्जी के बाहर जाने के सब द्वार बंद कर लोगे और आपकी एनर्जी आपके अंदर आने लग जाएगी। मतलब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे जो हम बाह्यमुखी हैं। और उसके लिए हमें पहले तो सुख आसन में, आरामदायक आसन में बैठें। पैरों को और हाथों को क्रॉस करने से हमारी एनर्जी बचती है, क्योंकि 10% एनर्जी पैरों से बाहर जाती है, 10% हाथों से और 10% आंखों से। अब आपको हैरानी होगी कि हाथों पैरों से एनर्जी कहाँ जाती है, बाहर। लेकिन ये जो हमारे फिंगर टिप्स हैं और जो ये हमारे पाँव के जो टिप्स हैं फिंगर्स के, ये टिप्स ही यहाँ से एनर्जी हमारी बाहर की ओर जाती है। इसीलिए हाथ पाँव से हम काम करते हैं। अगर हमारे अंदर एनर्जी ना हो तो हमसे काम ही नहीं होता है। तो सारा दिन हमारी एनर्जी बाहर की दुनिया में लगी रहती है और आंखें खोलकर हम काम करते हैं। तो इसीलिए जब हम आंखें बंद करके, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं, तो बैठने से ही हमारी 100% एनर्जी बचने लग जाती है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है इसकी वो है, हमें अब आंखें बंद करके क्रॉस करके करना क्या है, तो हमें अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। जो हमारा ब्रेथ स्वाभाविक चल रहा है, सिर्फ उस नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ को साक्षी भाव से ऑब्जर्व करना है, महसूस करना है। ना तो सांस को तेज करना है, ना धीरे करना है, ना सांस को रोकना है, ना छोड़ना है, ना गिनना है, कुछ भी नहीं करना है। खाली सांसों को महसूस करना है, क्योंकि कुछ ना करना ही सबसे मुश्किल है इंसान के लिए। और ध्यान में भी हमें लगता है कि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं ध्यान कैसे लगेगा, लेकिन जब तक हम छोड़ेंगे नहीं सब चीजों को तब तक ध्यान नहीं लगेगा। तो हमें दूसरा काम जो करना है आसन के बाद, वो अपनी सांसों को महसूस करना है। और तीसरा काम करना है कट द थॉट्स।
क्योंकि जैसे ही आपकी एनर्जी अंदर जाएगी, आपके अंदर बहुत सारे थॉट आने लग जाएंगे, क्योंकि अभी बॉडी की एनर्जी तो बाहर नहीं जा रही है, आपने सेव कर ली, लेकिन वो एनर्जी अंदर जा रही है। तो आपके अंदर जो भी दबे हुए विचार हैं सारे, वो ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, विचारों की ओर ध्यान नहीं देना है, विचारों को महत्व नहीं देना है, और विचारों को अपनी ऊर्जा नहीं देनी है, और ना ही विचारों से संघर्ष करना है कि क्यों आ रहे हैं विचार। नहीं, खाली साक्षी भाव से उन्हें देखना है, और विचार अपने आप हट जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है विचारों को हटाने का। विचारों के साथ संघर्ष करके हम विचारों को नहीं हटा सकते। और अगर हम किसी विचार के साथ बह जाते हैं, कल्पना लोक में चले जाते हैं, तो भी विचार नहीं हटेंगे। हमें अपनी अटेंशन, इंपॉर्टेंस और एनर्जी को विचारों से हटा लेना है और सांस पर लेकर आना है। यहाँ पर मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी कि गौतम बुद्ध के पास एक भिक्षु आया जो राजा था। भिक्षु तो बन गया, लेकिन वो राजसी ठाट बाट की आदत थी। तो मन में आने लग गया कि राजमहल में होता कितने सुख सुविधा, कितना आराम होता। ये मंजीत सिंह जी, आपने हैंड रेज किस लिए किया है? मंजीत सिंह जी, आपने हैंड रेज किस लिए किया है? अनम्यूट कीजिए। इन- गलती से हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सब हम बाद में लेंगे, पहले आप समझ लीजिए। तो उस भिक्षु के मन में ये बार बार विचार आ रहे थे कि मैं छोड़कर भिक्षु बन गया हूँ, लेकिन मुझे तो राशि ठाट की आदत है। अब क्या करें, अब तो कुछ मिलेगा नहीं, ना वैसे पकवान मिलेंगे, ना वैसा रहन सहन मिलेगा। अब तो जंगलों में रहना पड़ेगा, और जो मिले वही खाना पड़ेगा। तो वो यही विचार उसके मन में आ रहे थे। और गौतम बुद्ध जो थे, उन्हें पता चल गया कि अब इसका मन भटक रहा है, इसके मन दूसरे विचार कर रहा है, और भिक्षु तो बन गया है, तो मन से इन विचारों का निकलना जरूरी है। तो उन्होंने उसे प्रवचन नहीं दिया कि तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा क्यों सोच रहे हो। उन्होंने उसे कहा कि आज तुम भिक्षा लेने एक भिक्षुणी थी जो फीमेल भिक्षु, उसके घर भेजा कि उसके घर जाकर आज तुम भिक्षा लेकर आना। तो वो बहुत खुश हो गया कि चलो कोई बात नहीं, भटकना नहीं पड़ेगा, और उस एक ही जगह से भिक्षा मिल जाएगी। जब वो वहां गया, तो रास्ते में ये सब विचार सोच रहा है कि मुझे तो ये 56 भोग बहुत पसंद था, मुझे तो ये खाना बहुत पसंद था, अब तो वो दोबारा कभी मिलेगा नहीं मुझे। मुझे तो ये भिक्षुओं वाला खाना खाना पड़ेगा, जो भी मिलेगा वो खाना पड़ेगा। तो गर्मी इतनी है, इतनी गर्मी में पसीना बहाना पड़ेगा। इस तरह के विचार करते करते वो वहां तक पहुंच गया। और जब उसके घर पर पहुंचा और उसने आसन बिछाकर भिक्षु को बिठाया, और जब खाना परोसा, तो जो जो चीजें उसके मन में रास्ते में आई थी, वो सारी उस खाने में उसने परोसी थी। तो पहले तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया कि ठीक है, हो गया होगा, बाई चांस ऐसा कोइंसिडेंस है कि मैंने जो सोचा वो मुझे मिल गया। तो उसे खुशी हुई। फिर उसने उसके मन में विचार आया कि इतनी गर्मी में अब मुझे खाना खा के वापस जाना पड़ेगा, खाने का आनंद भी नहीं इतना ले पाया मैं, और अभी गर्मी में सब मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो तभी उस जो भिक्षुनी थी उसने कहा कि आप थोड़ी देर यहीं विश्राम कर लीजिए। तो एक बार वो चौंका कि इसे कैसे पता चला, बट वो वही, क्योंकि उसका मन था तो वही विश्राम करने के लिए वो लेट गया। जब वो लेट रहा था, तो वो भिक्षुनी उसके पंखा करने लगी कि आपको गर्मी लग रही होगी और मैं पंखा कर देती हूँ। तो गर्मी तो उसे लग रही थी। अब उसे थोड़ा सा आराम मिला, और फिर उसके मन में जैसे ही उसने उसके चेहरे की ओर देखा, उसकी सुंदरता को देखा, तो उसके मन में आया कि मैं अगर राजा होता, मैं इससे शादी कर लेता, इसके साथ में घर बसाता। ये भी ये भी कुटिया में नहीं रहती, महलों में रहती, मैं भी महलों में आराम से जीवन बिता सकता था, हमारे बच्चे होते। और ऐसा करके वो अपने विचारों के साथ बहते जा रहा है। और बहते बहते उसे आया कि ना तो अब साया है ना छाया है, तो मैं क्या, अब तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। जैसे ही उसके मन में आया कि ना अब छाया है ना कोई साया है, तो उसी समय उस भिक्षुनी ने कहा कि छाया भी है और साया भी है, ऐसा क्यों सोच रहे हो, छाया नहीं है और साया भी नहीं है। तो वो घबरा गया कि जो शब्द मेरे अंदर चल रहे थे इसने पकड़ लिए, तो ये तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, और वो उठकर चला गया। और जैसे ही वो गौतम बुद्ध के पास गया, तो उसने बोला मैं आज के बाद वहां नहीं जाऊंगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा क्या हुआ? उसने बोला कि जो जो मैं रास्ते में सोचता गया, जो जो मैंने सोचा, वो सब कुछ वो होता गया,
और वो मेरे विचारों को पढ़ती रही। और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने तो वहां बैठकर ऐसे ऐसे विचार सोचे जो मैं बता भी नहीं सकता आपको, क्या क्या नहीं सोच लिया मैंने उसको देखकर। तो अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके सामने जाऊं, क्योंकि वो तो मेरे सारे विचारों को पढ़ रही है। तो गौतम बुद्ध ने उसे कहा, तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा, कल भी तुम वहीं जाओगे, वहीं भिक्षा लेके आओगे, क्योंकि इस बीमारी का इलाज वही है। तुम्हें अब जागरूकता के साथ जाना है, अपने विचारों को साक्षी भाव से देखना है कहाँ से उठ रहे हैं। अगले दिन फिर वो गया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अंदर कुछ एक किरण जागरूकता की प्रज्वलित हो गई। एक एक कदम वो चल रहा है, एक एक कदम उसे समझ में आ रहा है कि मैं कदम मेरे धरती को छू रहे हैं, मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ। कोई विचार आया ही नहीं, और वो ऐसा ही वहां गया और जो मिला खाकर वापस आ गया। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि आज कैसा रहा? तो उसने बोला, आज तो मेरी जागरूकता इतनी बढ़ गई थी कि आज मुझे विचार उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो ये कैसे हुआ? तो गौतम बुद्ध ने उससे समझाया कि जब हम जागरूक हो जाते हैं, विचारों को देखने लग जाते हैं साक्षी भाव से, उनके साथ बहते नहीं हैं, तो अपने आप विचार समाप्त हो जाते हैं। तो हमें विचारों के साथ संघर्ष नहीं करना है, और जिसका मन शून्य हो जाता है, विचारों से मुक्त हो जाता है, उसके आसपास जो भी होते हैं, वातावरण में विचार है या उसके सामने कोई व्यक्ति है उसके विचार है, तो उन विचारों को वो पढ़ लेता है, उसे पता चल जाता है। ऐसा ही है जैसे किसी का अंदर का शीशा साफ हो गया, अब शीशे के सामने जो भी जाएगा सबको दिखाई देगा। तो वो भिक्षु के वो जो इतने बुरे विचार उसको आ रहे थे, वो सब एक ही बार जागरूकता से समाप्त हो गए। तो जैसे ही जागरूकता कम होती है, विचार फिर आने लग जाते हैं। तो हमें बार बार जागरूक होकर अपने विचारों को साक्षी भाव से देखना है, उनके साथ बहना नहीं है। कहा तो भिक्षु ने उसके साथ में घर भी बसा लिया, लेकिन जब जागरूकता आई तो वैसा कोई विचार भी नहीं आया, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो थिंकिंग मशीन है, बस वो सोचने का एक यंत्र है, उसे सोचते ही रहना है। और हमें इस यंत्र को बंद करना नहीं आता। इसमें पूरी जन्मों जन्मों की मेमोरी स्टोर है, हमारी आदतें, व्यवहार, हमारे संस्कार सब इस मशीन में भरे पड़े हैं, और हमें इस मशीन को रोकना नहीं आता है। अब हमें अपने ऊर्जा से इस मशीन को रोकना है, इसकी ऑयलिंग करनी है प्रॉपर, इसको रिपेयर करना है, इसकी ओवरहॉलिंग करनी है, ताकि ये मशीन सही तरीके से काम करे। हमारे घर में कितने मशीन्स होती हैं, अगर कोई मशीन चलती ही रहे दिन रात तो वो जल्दी खराब हो जाएगी, वो सड़ जाएगी। तो इसी तरह दिन रात अगर हम बिना बात के सोचते ही रहेंगे तो ये मशीन ये भी प्रॉपरली काम नहीं करेगी। हमें पता नहीं है कि सोच को रोकना कैसे है, तो हमें लगता है हम सोच को रोक ही नहीं सकते। हम सोच को रोक सकते हैं, और रोकने की विधि है कि कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ के एनर्जी के बाहर जाने के द्वार बंद करके एनर्जी को भीतर लेकर जाओ। और जैसे ही आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आप देखोगे कि विचार रुकने शुरू हो जाएंगे। हमें ये जो एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी की बार बार बात कर रहे हैं, ये एनर्जी मिलती है सांसों से। जैसे हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, आती हुई सांस के साथ हमें प्राण ऊर्जा मिलती है, और जाती हुई सांस हमारे शरीर के दूषित जो पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकालती है। हर रात हमें नींद में ये एनर्जी मिलती है, और हम अगले दिन काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज की जो भाग दौड़ की जिंदगी है, जिसमें लोगों की नींद ही पूरी नहीं होती है, भाग रहे हैं दिन रात, तो ये एनर्जी सफिशिएंट नहीं है कि हम अपने काम सही तरीके से कर सकें। तो हमें योगिक साइंस ये कहती है कि बेहोशी की हालत में नींद में जो एनर्जी मिल रही थी, उस ऊर्जा को हम जागते हुए ध्यान में भी ले सकते हैं, अपनी सांसों को महसूस करके, क्योंकि एनर्जी तो सांसों से ही मिल रही है। और सांसों को ही क्यों महसूस करना है? क्योंकि कोई मंत्र या चैंटिंग क्यों नहीं करना? क्योंकि मंत्र को अगर हम देखें तो मंत्र का अर्थ है जो हम मन से कर रहे हैं। जिसमें मन लगा हुआ है वो मंत्र है, जिसमें तन लगा हुआ है वो तंत्र है। तो हमें ध्यान में कोई मंत्र, तंत्र, यंत्र का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल और केवल सांसों पर ध्यान देना है। क्योंकि जब हम मंत्र पढ़ रहे हैं तो हम मन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम मन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मन का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है, मन को शून्य करना है। मन से हमने बहुत काम करा लिए, अब उसे थोड़ी देर शून्य करना है, और शून्य तभी होगा जब सांसों के साथ रहेगा।
कोई विजुअलाइजेशन नहीं करना कि मैं इस चक्र पे ध्यान करूं, भगवान का ध्यान करूं, लाइट का ध्यान करूं, या मैं अपने थर्ड आई पे ध्यान करूं। कुछ भी नहीं करना है, कहीं ध्यान नहीं लेके जाना, केवल और केवल सांसों को महसूस करना है। क्यों? क्योंकि हम सोचना और साक्षी भाव से ऑब्जर्व करना, महसूस करना, दोनों काम हमारा मन एक साथ नहीं कर सकता। या तो वो सोचेगा या वो ऑब्जर्व करेगा। तो इसलिए जब हम सांसों को महसूस करेंगे, विचार हट जाएंगे, और जब विचार के साथ जाएंगे तो सांसों से ध्यान हट जाएगा। तो हमें एक समय में एक ही काम मन कर सकता है, तो हमें केवल सांसों को महसूस करना है ताकि विचार हट जाएं। ये जो यात्रा है, ये मन से मन के पार जाने की यात्रा है। मन हर तरह के विचारों से मुक्त हो, ना उसमें कोई सांसारिक विचार चले उस समय, ना कोई आध्यात्मिक विचार चले, ना कोई वो कल्पना करे किसी गुरु की, किसी मंत्र की, किसी शक्ति की, कुछ ना करे। मन कुछ ना करे, वही ध्यान है। और वो तभी हो सकता है जब वो सांसों के साथ रहे, क्योंकि सांसें हमारे मन के अधीन नहीं है, सांसें प्रकृति चलाती है। और जब हम प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं तो अपने आप हमारे जो अंदर का ऊर्जा तंत्र है वो ठीक होने लग जाता है, उसमें ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। जैसे अगर मान लो किसी कमरे में अंधेरा है, तो उसका क्या करें हम? अंधेरे से लड़ने से तो कुछ भी नहीं होगा, ना अंधेरा कम होगा ना कुछ होगा। तो क्या करना है? हमें वहां पर एक दिया जलाना है। जैसे ही दिया चलेगा वहां पर प्रकाश हो जाएगा। तो हमारे अब इस शरीर रूपी मंदिर में जो अंधेरा हो गया है, उसे दूर करने के लिए हमें वहां पर अवेयरनेस का दिया जलाना है। और वो दिया जलेगा सांसों के साथ एक होने से, क्योंकि सांसों में वो प्रकाश है जो हमारे अंदर के दिए को जला सकता है। और जब हमें आंखें खोलनी है ध्यान से बाहर आकर, तो एकदम से आंखें नहीं खोलनी है, क्योंकि हमारे ये जो फिंगर टिप्स हैं, जब हम ऐसे जोड़ कर रखते हैं तो इसमें बहुत ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। आंखें बंद रखते हैं, आंखों में भी बहुत ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। जैसे ही हम ध्यान से उठते हैं, आंखें खोले बिना हमें अपने हाथ खोलकर अपनी आंखों पर रखने हैं, ताकि वो एनर्जी सारी हमारे अंदर रिसाइकिल हो जाए, और फिर हम आराम से सहजता से आंखें खोलें। इसलिए ध्यान करते समय केवल और केवल सांसों को महसूस करना है। और ध्यान करने के बाद हम तालियां बजाते हैं, इसलिए बजाते हैं कि ये जो हमारे हाथ हैं, इनमें सारे ऑर्गन्स के एक्वाप्रेशर पॉइंट्स हैं। और जब हम जोर से इस तरह से ताली बजाते हैं तो वो सारे पॉइंट जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, और हमारी एनर्जी पूरी बॉडी में अपने आप से रिसाइकिल हो जाती है। जो हमने एनर्जी स्टोर की है उसका हम सही इस्तेमाल कर पाते हैं। एकदम आंखें खोलने से वो एनर्जी ऐसे ही बाहर की ओर चली जाती है। हमने केवल और केवल अपने नॉर्मल नेचुरल फ्लो को ऑब्जर्व करना है, ब्रेथ के फ्लो को। और इसी को गौतम बुद्ध ने आनापानासति ध्यान कहा है। इसी को गुरुओं ने, जो 10 गुरु हुए हैं, उन्होंने सहज ध्यान कहा है, सहज योग, राजयोग कहा है। और इसी को ही क्रिया योग भी कहा गया है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि क्रिया क्या है। क्रिया मतलब जो हो रहा है, जो हम कर नहीं रहे, कर्म हम करते हैं। जैसे सांसों की ये क्रिया चल रही है, हम नहीं कर रहे। और जब हम इस क्रिया जो हो रही है, जो हमारे बस में नहीं है, जो प्रकृति कर रही है, जब हम इस क्रिया के साथ योग माने यूनियन, जब इसके साथ एक हो जाते हैं, तो हमारा जीवन अपने आप ही रूपांतरित होने लग जाता है। हमें सिर्फ और सिर्फ विचारों को साक्षी भाव से देखना है, विचारों के साथ नहीं बहना है। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, वो लंबी आ रही है, छोटी आ रही है, नाक के टिप पे देखना है या कहीं और ध्यान लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। केवल और केवल सांसों को महसूस करना है, सांसों की क्रिया के साथ एक हो जाना है। कहीं थर्ड आई पे, हार्ट चक्रा पे, यहाँ वहां ध्यान नहीं लगाना है। जो हो रहा है सांसों के माध्यम से, बस उसे होने देना है। यही ध्यान की प्रक्रिया है, इन नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। अब कॉस्मिक एनर्जी क्या है, जिसकी हम बार बार बात करते हैं। कॉस्मिक एनर्जी हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें कॉस्मिक एनर्जी ना मिले तो हम जो खाना खा रहे हैं वो भी पचा नहीं सकते। एक घूंट पानी भी हमारे अंदर पच नहीं सकता अगर हमें कॉस्मिक एनर्जी ना मिले तो। कॉस्मिक एनर्जी से ही हमारा जीवन चलता है, और वो एनर्जी हमें सांसों से मिलती है। इसी को लाइफ फोर्स कहा जाता है, प्राण ऊर्जा कहा जाता है, प्राणा कहा जाता है, चाइनीज में चाई एनर्जी कहा जाता है।
जितनी ज्यादा हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी उतनी ज्यादा एनर्जी से हमारी बॉडी में वाइब्रेशन होगी, जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी उतना हम लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएंगे। ये इक्वल प्रोपोर्शन में चलता है। अगर 10% मुझे एनर्जी रिसीव हुई है तो 10% मेरे जीवन में आनंद आएगा। अगर मैंने 50% एनर्जी रिसीव की है, मेरी वाइब्रेशन हाई हुई है, तो मुझे 50% लाइफ में सेलिब्रेशन आ जाएगा। अगर 100% मैं एनर्जी रिसीव कर रही हूँ तो 100% सेलिब्रेशन होने लग जाएगा। एनर्जी को हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव दिखाई देता है कि एनर्जी रिसीव करने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं, हम क्यों ध्यान करें, हमें तो जरूरत ही नहीं ध्यान करने की। क्या हमारा उद्देश्य केवल खुश रहना ही है? खुशी टेम्परेरी है, वो बाहर की वस्तुओं पर निर्भर है, लेकिन ध्यान से जो हमें आनंद मिलता है वो किसी पर निर्भर नहीं है, किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर। वो हमारे भीतर से प्रस्फुटित होता है। अगर आप और ज्यादा आनंदित रहना चाहते हो, और ज्यादा खुश रहना चाहते हो, तो आपको जरूर अपने कॉस्मिक एनर्जी जो सांसों से मिल रही है, प्राण ऊर्जा, उससे जुड़ना होगा। और अगर आप केवल उसी से ही संतुष्ट हो जो थोड़ी खुशियां आपको मिल रही हैं, तो बेशक आप ध्यान ना करो। लेकिन अगर आप हैप्पीएस्ट रहना चाहते हो, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो आपको ध्यान करना चाहिए। ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों से कंप्रोमाइज ना करें। जैसे हम पिक्चर देख रहे हैं, हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती है, हमें डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी हेड से मिलती है, और हमें जो धरती से ग्रेविटेशन, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो धरती से मिलती है। हमारा जो मणिपुर चक्र है वो सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है, और हमें जो ऊर्जा मिलती है शरीर को चलाने के लिए वो भोजन से मिलती है, सांसों से मिलती है, और हमें प्रकृति से ऊर्जा मिलती है। तो ये सारी ऊर्जा जो हमें मिल रही है, इस ऊर्जा को जब हम शरीर में ग्रहण करते हैं, भोजन की ऊर्जा को, पानी की ऊर्जा को, जब तक हमारे अंदर की ऊर्जा उसे ऊर्जा में ना बदल दे, तब तक वो भोजन हमें ऊर्जा नहीं दे सकता। वो भोजन हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि खाना बंद करो, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा। क्यों डाइजेस्ट नहीं हो रहा? क्योंकि अंदर एनर्जी कम है, एनर्जी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। तो हमें अपने जीवन को उचित, सही तरह से चलाने के लिए कॉस्मिक एनर्जी चाहिए ही चाहिए। हम चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऊर्जा के बिना नहीं चल सकते। और ये ऊर्जा को बढ़ाने का विज्ञान है, इसका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। अब क्या होता है, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो 3 अवस्थाएं आती हैं। जैसे ही हम ध्यान करने बैठते हैं और शरीर को स्थिर करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान होता ही नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं ध्यान करने की, लेकिन ध्यान नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा शरीर हमें साथ नहीं दे रहा। दर्द हो रही है, खुजली हो रही है, हिल रहे हैं बार बार, और विचार बहुत आ रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ध्यान में बैठने की, सांसों को भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन ध्यान हो नहीं रहा है। जैसा हमने सुना लोगों के एक्सपीरियंस, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। और ऐसा भी नहीं है कि रीढ़ की हड्डी को सीधे करके बैठना है, नहीं, जैसे भी कंफर्टेबल पोस्चर में आप बैठ सकते हो। अब पहली अवस्था में क्या होता है, विचार आ रहे हैं, हमें ये भी पता चल रहा है, विचारों को हम देख भी पा रहे हैं, और सांसों को भी महसूस कर पा रहे हैं। दोनों चीजें साथ साथ हो रही है। कभी पेंडुलम की तरह विचारों में जाते हैं, कभी सांसों पर। विचार सांस, विचार सांस, ऐसे पेंडुलम की तरह हमारे अंदर चलता रहता है। दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, लेकिन अभी ध्यान नहीं हो रहा है हमारा। कभी हमें खुजली हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है, हम हिल डुल रहे हैं, तो अभी हमारा ध्यान नहीं हो रहा, सिर्फ हम प्रयास कर रहे हैं बैठने का। ये पहली स्टेज है। लेकिन अगर हमके ध्यान तो लगा नहीं, 1-2 दिन करके छोड़ दें, तो कभी भी ध्यान कर नहीं पाएंगे हम। पहली स्टेज क्रॉस करेंगे तब भी दूसरी स्टेज आएगी। पहली स्टेज है बॉडी को स्टिल करना, बहुत ही जरूरी है। तो आप अपने हाथ हिलाओ या पांव हिलाओ जब आपसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा। जितना आप शरीर को स्थिर रखोगे, उतना जल्दी आपका मन जो है वो शांत होगा। क्योंकि अगर आप हाथ पांव हिला रहे हो, तो वो आपके माइंड से ही तो इंस्ट्रक्शन आ रही है हिलाने की, तो आप तो अपने माइंड को भी यूज कर रहे हो। और मन का ये स्वभाव है, वो नई चीज को बहुत जल्दी अपनाना नहीं चाहता, बैठना नहीं चाहता। इसीलिए वो आपको अंदर से ऐसे लगता है कि खुजली हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, मैं फटाफट आंखें खोल दूं। तो आप पहले ही कदम पे पीछे हट गए। पहले कदम पे पीछे नहीं हटना, हमें दृढ़ता से बैठना है। इसे कहते हैं
जबरदस्ती बैठना ही है। दूसरी जो चरण आता है सांसों को महसूस करना। सांसों को महसूस करते रहने से, जो हम ये प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे अभ्यास करने से ये निष्प्रयास होने लग जाता है, ऑटोमेटिकली होने लग जाता है। जैसे अगर हम साइकिल चलाते हैं, पहली बार तो साइकिल चलानी नहीं आ जाती ना, गाड़ी सीखते हैं एक ही बार में तो नहीं आ जाती ना, पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं हम फिर बातें भी कर सकते हैं, हम फिर म्यूजिक भी सुन सकते हैं, आसपास के ट्रैफिक को भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं, और हम अपनी गाड़ी भी चला सकते हैं। क्योंकि अब हमें प्रैक्टिस होगी, वो जो हम सीख रहे थे वो एफर्टलेस हो गया, अब हमें उसको करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना है। लेकिन जब तक वो एफर्टलेस नहीं होता तब तक हमें एफर्ट करते रहना है, छोड़ना नहीं है। और जैसे जैसे हम इसका प्रयास करेंगे तो ये जो हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में जो हम नाक से सांस ले रहे हैं, धीरे धीरे महसूस करते करते सांस भी सूक्ष्म हो जाएगी। और जब सांस के साथ प्राण ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में शरीर में जाएगी तो उससे हमारे अंदर के सूक्ष्म शरीर भी पोषित होंगे। और बीच बीच में ऐसे पल आएंगे जब कोई भी विचार नहीं होगा, और जब वो पल आएगा उसी पल हम ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। तो वो जो थॉट के बीच की कड़ी टूटती है, जो दो थॉट जुड़े हैं, लगातार एक चेन चल रही है थॉट्स की, लेकिन दूसरी अवस्था में जैसे जैसे आप सांसों को महसूस करते हो वो कड़ियां टूटने लग जाती हैं। तो दो थॉट के बीच में धीरे धीरे गैप बढ़ने लग जाता है, और जैसे जैसे गैप बढ़ता है आप ज्यादा एनर्जी रिसीव करने लग जाते हो, आपका नाड़ी मंडल शुद्ध होने लग जाता है। क्योंकि अब आपके जो सूक्ष्म शरीर है, इथिक बॉडी, प्राण शरीर है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। और आपका जो प्राण ऊर्जा का शरीर है, प्राणमय कोश है, उसमें 72,000 नाड़ियां हैं, जो छोटे छोटे एनर्जी ट्यूब्स हैं जो बंद पड़ जाते हैं, तो वो उनमें शुद्धिकरण होने लग जाता है। और ये कोई केक वॉक नहीं है कि मैंने केक खाया तो बस मेरा पेट भर गया, नहीं। जब नाड़ी मंडल शुद्ध होता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं, दर्द होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, लगता है उठ जाए, दर्द सहन नहीं होता है। लेकिन क्योंकि नाड़ी मंडल शुद्ध करना है तो हमें बैठना ही पड़ेगा, सांसों को महसूस करना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे जब हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाएगा तब हम तीसरी स्टेज में पहुंचेंगे। और तीसरी स्टेज है हमारे अंदर थर्ड आई का एक्टिवेशन होना, या अंदर की शक्तियों का जागना। उसमें इंट्यूशन हो सकती है, गट फीलिंग हो सकती है, हमारा आत्मबोध बढ़ सकता है, बहुत सारी हमारे अंदर शक्तियां हैं जो धीरे धीरे जागृत होने लग जाती हैं। अलग अलग तरह के रंग दिखाई दे सकते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं। आज हम अनुभवों पे बात नहीं करेंगे। जो भी हो जाए, आंख नहीं खोलनी है, विचारों को जाने देना है, और धीरे धीरे हमें ध्यान में अनुभव होने लग जाएंगे। आराम से अनुभवों का भी आनंद लेना है। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, डर गए, आंखें खोल दी, नहीं। जो भी अनुभव हो रहा है बहुत सहजता से बैठकर उसका आनंद लो, उसे एंजॉय करो। और ध्यान से बाहर आने के बाद बार बार ये प्रश्न ना करो कि ऐसा हुआ तो इसका क्या मतलब है, ऐसा हुआ तो इसका क्या मतलब है। ध्यान में 7 तरह के अनुभव होते हैं, उसे समझ लो। और जो अनुभव होते हैं साधकों को, उसको समझ लो, और उसके बाद आपको जो अनुभव हुआ है बस उसे महसूस करो। आपको अनुभवों के मतलब नहीं निकालने हैं। और जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करोगे धीरे धीरे आपका जो माइंड है, कभी भी मन जो है पूरी तरह विचार शून्य नहीं होता है, बहुत थोड़े विचार काम के आते हैं फिर, इसीलिए रादर एम्प्टी कहा जाता है, थोड़ा थोड़ा विचारों से मुक्त होता है। और फिर उन मुक्त विचारों की, मुक्त की जो अवस्था बीच में आती है, उसमें हमें मेटाफिजिकल पारलौकिक अनुभव होने लग जाते हैं। और उन पारलौकिक अनुभवों को भी हम अपने फिजिकल माइंड से नहीं समझ सकते, तो उसमें ज्यादा दिमाग ना लगाओ कि ये अनुभव क्या है, इसका मतलब क्या है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि नींद, ध्यान, कॉस्मिक एनर्जी और एस्ट्रल ट्रैवल क्या है। हर व्यक्ति रात में एस्ट्रल ट्रैवल करता है। सपना क्या है, आपका एस्ट्रल ट्रैवल है। जैसे ही नींद में गहरे चले जाते हैं, हम प्राण ऊर्जा को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, जो कि हम मेडिटेशन में करते हैं, वही चीज नींद में भी हमारे साथ होती है। और नींद में हमारा सूक्ष्म शरीर शरीर से बाहर निकल जाता है, वो ब्रह्मांड से प्राण ऊर्जा को अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करता है। और हमारी बॉडी में जो भी हमें थकान होती है, जो भी हमारी बॉडी में सारा दिन
टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज टूटते हैं, वो सब रात को ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाते हैं ऊर्जा से। अगर हमें सही नींद ना आए तो हमारा शरीर बीमार होने लग जाता है। एस्ट्रल ट्रैवल ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बड़ा, ये किसी किसी को होता है, नहीं, हर एक व्यक्ति एस्ट्रल ट्रैवल करता है। बस फर्क इतना है कि नींद में ये सब चीजें बेहोशी में होती हैं और ध्यान में हम पूरे होश हवास में ये चीजें करते हैं। अब जैसे ही हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे हमें एक्सपीरियंस होते हैं। सबसे पहले तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ध्यान कर रहा था कि मैं सो गया था, मुझे तो नींद आ गई, मुझे लगता है मैं सो गया था। तो सबसे पहली अवस्था जो आती है, अगर आपको नींद भी आ रही है तो वो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और क्योंकि आप ध्यान की अवस्था में हो और आप ध्यान कर रहे हो, सांसों को महसूस कर रहे हो, आपका मन और शरीर रिलैक्स हो रहा है, तो सबसे पहली अवस्था आती है निद्रा योग की, आपको नींद ही आ जाती है। और ये नींद आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपकी आंख लग गई है, आपको ध्यान में नींद आ गई है, तो घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे ही आपको अवेयरनेस आ जाए, फिर वापस अपने ब्रेथ को महसूस करने लग जाओ और ध्यान में बैठ जाओ। तो ये फर्स्ट स्टेज है। जैसे एक छोटा बच्चा नर्सरी में जाता है स्कूल, और वो जाके सो जाता है, खाता है और सो जाता है, इसी तरह जब हमें आदत नहीं है, शुरू शुरू में ध्यान करते हैं तो हमें नींद आ जाती है। दूसरी अवस्था आती है योग निद्रा। फिर हमारी नींद में भी अवेयरनेस बढ़ जाती है, जिसे योग निद्रा कहा जाता है। और ये इस तरह की योग निद्रा भी हमारे शरीर की हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उन मोमेंट्स को एंजॉय करो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे तो नींद आ रही है, नहीं, उसको एंजॉय करो, शरीर की हीलिंग होने दो। उसके बाद आपको तीसरी अवस्था में ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान लगेगा और बीच बीच में आपको कोई इनसाइट्स भी आएंगी, ज्ञान भी मिलेगा आपको। तो इसे कहते हैं ध्यान योग और ज्ञान योग। और फिर आपको अनुभव होने लगते हैं। अनुभव का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा। अनुभव का मतलब है कि वो जो आपने ध्यान किया, ऊर्जा ली, आपके व्यवहार में परिवर्तन आने लग जाता है, आपकी सोच में बदलाव आने लग जाता है। इस तरह की आपको छोटे छोटे अनुभव होने लगते हैं जब आपको लोग बताते हैं कि आपके व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया है, पहले जैसे आप गुस्सा नहीं करते हो, पहले जैसे इरिटेट नहीं होते हो। तो ये हमें अनुभव होने लग जाते हैं। और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो एडवांस स्टेज में क्या होता है, जब हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम जैसे ही ध्यान में बैठते हैं तो हम योग निद्रा में चले जाते हैं। पहले हम ध्यान में सिटिंग फॉर मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए बैठे हैं, लेकिन इस एडवांस स्टेज में हम ध्यान में चले जाते हैं, वी आर सिटिंग इन मेडिटेशन। और जैसे ही ध्यान करते हैं, विचार शून्य होते हैं, तो अपने आप समाधि स्थिति होने लग जाती है। और समाधि स्थिति में यानी हमें अपने प्रश्नों के समाधान मिल गए, हमारा दिव्य चक्षु उजागर होना शुरू हो जाता है, इसे दिव्य चक्षु योग कहते हैं। फिर हमें ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है अपने भीतर से, और फिर उस ज्ञान और दिव्य चक्षु के हमें अनुभव होने लगते हैं। तो ये बहुत प्रोसेस है। आप ये मत सोचो कि बैठा हूं अभी 40 दिन हो गए कुछ हो नहीं रहा, तो वो भी आप एक विचार पकड़ के बैठे हो, मेरी हीलिंग हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो भी एक विचार पकड़ के बैठे हो, मुझे अनुभव हो जाए, वो भी एक विचार पकड़ के बैठे हो, मेरा ध्यान अच्छा लग जाए, वो भी एक विचार है। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना, बस केवल बैठना है और सांसों को महसूस करना है। और जैसे जैसे आप सांसों को महसूस करोगे, तो फिर एक अद्भुत घटना घटेगी। जब आप लगे ही रहोगे तो एक अद्भुत घटना घटेगी, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशन टू लेविटेशन, कि हमारा ये जो भौतिक शरीर है, ये धरती की ऊर्जा से, गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर जब ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, हम एक कदम बढ़ाते हैं कि हमें सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना, और सिर्फ बैठना है, सांसों को महसूस करना है। जैसे ही हम लग जाते हैं इस काम में कि जो भी हो मुझे तो बैठना ही है, तो जब हम उस समर्पण भाव से बैठते हैं बिना किसी अपेक्षा के, इच्छा के, तो गुरु शक्तियां अपने आप हमारा हाथ पकड़ लेती है, जिसे कहा जाता है ग्रेस। कि आप, ये कहा जाता है कि आप एक कदम बढ़ाते हो, गुरु 1000 कदम आगे से आपको लेने आता है। वो यही अवस्था है जब आप सब कुछ छोड़कर बैठ गए, तो आपने पहला कदम उठाया और आप लग गए उसके पीछे, तो गुरु शक्तियां आकर आपका हाथ पकड़ लेती हैं और आपको मार्ग दिखाती हैं।
अगर हम खुद ही सब कुछ करने लग जाए कि मेरा ये चक्र एक्टिवेट हो जाए, मेरी कुंडली जाग जाए, मेरा ये हीलिंग हो जाए, तो हम इतना अपने आप को समझदार समझ रहे हैं कि हम इस एनर्जी से काम करवा सकते हैं। तो फिर गुरु शक्तियां भी कहती हैं जब तुम्हें सभी समझ है तो तुम ही कर लो। लेकिन जब हम सरेंडर कर देते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, बस हम ध्यान कर रहे हैं, अब हमने सौंप दिया सब कुछ आपको, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कौन से मास्टर आकर हमारी हेल्प करके हमारा रास्ता बनाकर हाथ पकड़कर हमें आगे लेके जाते रहेंगे। क्योंकि ये जो रास्ता है ये हम अपनी बुद्धि से, अपने मन से नहीं चल सकते। ये मन से पार की यात्रा है जिसमें हमें गुरु शक्तियां, मास्टर्स या ग्रेस जिसे कहा जाता है, दिव्य जो शक्तियों की अनुकंपा है, वही हमें इस मार्ग पर आगे लेके जा सकती है। और जैसे ही हम ध्यान करते हैं और हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, हमारा जो प्राणमय कोश है और हमारा जो मनोमय कोश है, इनकी हीलिंग होने लग जाती है, शुद्धिकरण होने लग जाता है। और इस पर रिसर्च किया गया, जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, एंडी फ्रांसिस, इन्होंने एक बुद्धिस्ट मंक पर रिसर्च किया कि ध्यान करने से मस्तिष्क में कैसे बदलाव आता है। तो उन्होंने जब रिसर्च किया और जो डिवाइसेस लगा के उनके अंदर की जो ब्रेन वेव्स को देखा, तो जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो कि नॉर्मल पर्सन का जो एक ब्रेन है, उसका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत वीक है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो पर्सन वीक है, उसके ब्रेन वेव्स जो हैं वो सही नहीं है, बहुत ज्यादा चिंता में और सोच में है। और 15 मिनट ध्यान कराने के बाद ऑटोमेटिकली उसका जो ब्रेन था, दोनों जो राइट और लेफ्ट ब्रेन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा सिंक्रोनिसिटी हो गई। और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि थॉट्स जो थे वो कम हो गए और पहले से बेटर उसको चीजें समझ में आने लगी और उसकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ इंप्रूव हो गई। और 25 मिनट ध्यान करने से उसके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। तो अगर 25 मिनट ध्यान करने से इतना बदलाव आ जाता है, तो आप जो 1 घंटा 1.5 घंटा हर दिन ध्यान करते हो, तो आपके अंदर कितना ज्यादा बदलाव आता है। और सबसे बड़ी बात, ध्यान करने से हमारा एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। हमारा फिजिकल लेवल पे, प्राण शरीर के लेवल पे, मनोमय कोश के लेवल पे, कारण शरीर के लेवल पे शुद्धिकरण होने लग जाता है। जो भी हमारे एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे प्राण शरीर में, जैसे जैसे हम कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं, वो ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाते हैं। जब हम ध्यान से पहले, एक पिक्चर आप देख रहे हो ब्रेन का, नीचे जो है ब्लू कलर का, ध्यान से पहले आराम कर रहे हैं, लेकिन एक येलो केमिकल है ब्रेन में जो हमें दर्द दे रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान करते हैं, कोई दवाई नहीं लेते हैं, तो ध्यान करने से वो पेन केमिकल अपने आप डिसॉल्व होने लग जाता है। तो हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होने लग जाता है, हर लेवल पे हमारा शरीर स्वस्थ होने लग जाता है। इसीलिए प्राण ऊर्जा के साथ जुड़ने का इतना ज्यादा महत्व है। कुछ और आपको करने की जरूरत ही नहीं है। इसी से आपके अंदर के पूरे जो चक्रास हैं ऑटोमेटिकली बैलेंस होते हैं। इसी से आपका जो ऑरा है, आपके ऑरा में जो कट आ गए हैं एनर्जी की कमी की वजह से, जब आप ध्यान करते हो ऑटोमेटिकली वो कट भर जाते हैं, आपके ओरा का कलर ब्राइट हो जाता है। क्योंकि ये हमारी भावनाओं से, हमारे विचारों से संबंधित है, हमारे चक्र और हमारा ऑरा। और ऐसा नहीं है कि एक बार ठीक हो गया तो ठीक ही रहेगा। जैसे ही हमारे अंदर की स्थिति बदलती है, विचार बदलते हैं, हमारी भावनाएं बदलती हैं, वैसे ही हमारा एनर्जी फील्ड भी बदल जाता है। और किरलियन फोटोग्राफी से इसे नापा जा सकता है और नापा जाता है। अब हम जब ध्यान करते हैं तो हम सबको कहते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, लेकिन बहुत कम लोग सामने आते हैं एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, हैंड रेज नहीं करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते। आपको नहीं पता कि एक्सपीरियंस शेयर करने का कितना ज्यादा वैल्यू है। आखिरी तक पत्री सर सबके एक्सपीरियंस सुनते रहे। सर कहते हैं कि हमें 2 कान दिए गए हैं, 1 मुंह दिया गया है। 50% हमें बोलना है, 100% हमें सुनना है। सुनने से क्या होता है? सुनने से जब हम दूसरों के अनुभव सुनते हैं, अपना हमने बता दिया, दूसरों का सुना, ये नहीं कि मैं अपना बता के बस मैं चली जाऊं कि मेरा तो काम हो गया। नहीं, अगर मैं सिर्फ अपना ही बता रही हूँ, दूसरों का नहीं सुन रही हूँ, तो मैं आधा काम कर रही हूँ। सर कहते हैं कि हमें जितना बोल रहे हैं उससे डबल सुनना चाहिए, क्योंकि 2 कान है और 1 मुंह है। और जब हम दूसरों का एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो उससे हमारी जो अहंकार है वो कम होता है,
हमारे अंदर विनम्रता आती है। जिस तरह हमें संसारिक अहंकार होता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरा घर बड़ा है, मेरी गाड़ी बड़ी है, इसी तरह जब हमें अनुभव होते हैं, ज्ञान मिलता है स्पिरिचुअलिटी में, हमें उसका भी बहुत अहंकार हो जाता है। देखो मैं तो बहुत पहुंच गया हूँ, मेरा अनुभव ये है, मुझे ये दिखा, मुझे ये दिखा। तो हम जब दूसरों का सुनेंगे तब हमें पता चलेगा हमसे ज्यादा दूसरों को पता चल रहा है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, केवल मैंने ही सब कुछ नहीं जाना है, मैंने तो बहुत थोड़ा जाना है। तो जैसे जैसे हम दूसरों का अनुभव सुनते हैं, हमारे जो स्पिरिचुअल ईगो है वो कम होती है और हमारे अंदर विनम्रता आती है, और विनम्रता से ही इंसान इस मार्ग पर आगे चल सकता है। तो इसलिए एक्सपीरियंस शेयर करना और दूसरों का सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कभी भी ध्यान सत्र हो तो अपना अनुभव जरूर बताएं और दूसरों का अनुभव जरूर सुने, क्योंकि उसी से हमारा आत्मज्ञान बढ़ता है। तो अगर आज के टॉपिक को लेकर आपको कुछ प्रश्न है अभी भी, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, जितना गहराई में जाएंगे बहुत कुछ समझने के लिए है, लेकिन समय के अनुसार जो चीजें मुझे जरूरी लगी तो वो मैंने आपसे शेयर की है। क्योंकि बार बार यही प्रश्न आते हैं, सांसों को क्यों महसूस करना है, मंत्र क्यों नहीं करना है, जाप क्यों नहीं करना है, विजुअलाइज क्यों नहीं करना है, गाइडेड मेडिटेशन क्यों नहीं करनी है, कम करनी है। शुरू में आपको गाइडेंस की जरूरत है, लेकिन बाद में आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को एम्पावर करना है। अगर मान लो कि एक बच्चे को स्कूल में पढ़ने डालते हैं तो उसे कायदा दिया जाता है जिसमें रंगीन पिक्चर्स होती हैं और अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, तो वो अल्फाबेट को पिक्चर से पहचानता है। लेकिन अगर 10वीं क्लास में भी वो जाके ये कहे कि मैं तो बिना पिक्चर के अल्फाबेट्स पहचान ही नहीं सकता हूँ, तो उसकी बुद्धि में कोई खराबी है। और शुरू में हम जब मेडिटेशन करते हैं, किसी की 2-4 दिन गाइडेंस जरूरी है समझाने के लिए, लेकिन जब हमें समझ में आ गया कि हमें ही करना है, जो भी करना है, तो किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। हमारा गाइड हमारे अंदर बैठा हुआ है। ट्रस्ट योर इनर गाइड। हर एक के अंदर वो गाइड है बताने के लिए, आपकी सांसें हैं आपको गाइड करने के लिए। तो आप अपनी सांसों के साथ रहो, सब कुछ अपने आप समय से खुलता रहेगा। इसीलिए सहज ध्यान कहा गया है। सहज श्वास के साथ रहने से सहज ध्यान होगा। लेकिन अगर हम जल्दीबाजी में कुछ करना चाहते हैं तो हम कुछ नुकसान ही करेंगे, पाएंगे नहीं। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है, सहज ध्यान करो, सहज श्वासों के साथ रहो। यही आनापानासती ध्यान है, यही राजयोग कहा गया है। इसे सभी योग जो है उनका राजा है ये, इसीलिए इसको राजयोग कहा गया है। तो राजयोग के साथ जुड़े, और ये राजयोग आपको स्वयं के साथ जोड़ेगा, दूसरों के साथ नहीं। लेकिन अगर आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो स्वयं से नहीं जुड़ पाएंगे, आप दूसरों से जुड़ जाएंगे। हमें दूसरों से नहीं जुड़ना, स्वयं से जुड़ना है, और स्वयं की सांसों के साथ एक होना है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।